Hello everyone, welcome back to Biotechnologically. I am Riya Sthana back with another video, and in this video we are going to discuss about polypeptides, peptide bonds, etc. and also we will be discussing about Ramachandran plot and its examples. So let's start. So we will start by understanding what is peptide bond. So if you haven't studied this, that what is a peptide bond. सो पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसमें अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और जो अमीनो ग्रुप होता है वो आपस में वाटर का रिलीज करके एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप का OH ग्रुप और अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन वो एक साथ मिलके वाटर बना लेते हैं, OH प्लस H करके H2O की फॉर्म में रिलीज हो जाता है और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाती है। तो ये जो बॉन्ड बनता है ये हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और इससे दो अमीनो एसिड्स जॉइंट हो जाते हैं और अमीनो एसिड जो है वो इसमें जो उनका कार्बोक्सिल ग्रुप से OH रिलीज होता है और अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन, तो कार्बोक्सिल ग्रुप का तो रिलीज हो गया ना, कुछ हट गया है, तो जो बचा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। तो इसलिए एक जो यूनिट होती है अमीनो एसिड की, तो हम उसे अमीनो एसिड नहीं, अमीनो एसिड रेसिड्यू बोलते हैं क्योंकि वो बचा हुआ पार्ट होता है अमीनो एसिड का। तो ये बॉन्ड के फॉर्मेशन के थ्रू एक एक अमीनो एसिड ऐसे ज्वाइंट होता जाता है। इफ आई से इट करेक्टली, देन अमीनो एसिड रेसिड्यूज कनेक्ट होते जाते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड वन बाय वन और एक पेप्टाइड फॉर्म कर लेते हैं। पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में डिफरेंस होता है। पेप्टाइड चेन जो होती है वो कम नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स की होती है और पॉलीपेप्टाइड चेन कॉम्प्लेक्स और हायर नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स बनाते हैं। अब इसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे शो कर रखा है एकदम बेसिक वे में कि जो ये एन टर्मिनल है वहाँ पे NH2 ग्रुप जो होता है अमीनो एसिड का वो फ्री होता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे अमीनो एसिड यानी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो ये हमारा एन टर्मिनल होता है, फ्री एन ग्रुप जो होता है, एंड यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है, वो कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो ये हो जाता है हमारा सी टर्मिनल। तो यहाँ से हमारा यहाँ तक पूरा ये एक पेप्टाइड है और इसमें कितने अमीनो एसिड रेसिड्यू हैं, वो 1 2 3, ये भी मैंने मेंशन करा है। तो ये कैसा होता है, इसके बॉन्ड का नेचर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। H2 इज रिलीज, प्लेनर होता है यानी कि एक प्लेन पे आ जाता है, कोई भी इसका टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर नहीं है बट प्लेनर होता है, ये इस तरह से एक ही प्लेन पे हमें मिल जाता है। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होती है बिकॉज ये वाला जो ग्रुप है हमारा CO बचा जो है वो अप साइड है जैसे मैंने यहाँ बनाया, और जो अमीनो ग्रुप है उसका जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो डाउन साइड है। तो ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी। तो ये 3 पॉइंट्स है जो आपको लर्न रखने हैं। इसके अलावा मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन बताती हूँ कि ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होती है सेल के राइबोसोम में, तो वहाँ पे जो है ये पूरा फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन चलता है। तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि L और D फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, तो D फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है बट वो नॉन राइबोसोमल प्रोटीन हो गई क्योंकि वो राइबोसोम में उसका बनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका जो कन्फिग्रेशन है वो राइबोसोम में फिट ही नहीं होगा, इसलिए उसको नॉन ट्रांसलेशनल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड बोलते हैं। कुछ बैक्टीरिया में नॉन ट्रांसलेशनली भी अमीनो एसिड्स ज्वाइन होके डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनमें डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट होता है और साइक्लिक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रामिसिडीन और टायरोसिडीन होते हैं जो कि बैसिलस ब्रेविस नाम का बैक्टीरियम बनाता है। तो ये क्या है, नॉन राइबोसोमल प्रोटीन हो गया क्योंकि ये जो पेप्टाइड बन रहा है उसमें डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स का भी मिक्सचर है जो कि हमें राइबोसोमल प्रोटीन्स में देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसलिए ये एक थोड़ा सा डिफरेंट है कि बैक्टीरिया में नॉन राइबोसोमल प्रोटीन्स भी होते हैं या फिर नॉन ट्रांसलेशनल बोल सकते हैं हम उन्हें, वो किसी और मैकेनिज्म के थ्रू बनते हैं। और इसके एग्जाम्पल में एंटीबायोटिक्स भी आती हैं क्योंकि जो भी चीज़ें हम बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स, उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस यही होता है कि उसमें डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और वो नॉन ट्रांसलेशनली बनती हैं, राइबोसोम के थ्रू नहीं बनती हैं। क्योंकि जो राइबोसोम के थ्रू बनती है प्रोटीन, उनका एक कोडोन होता है, जैसे कि हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो mRNA होता है जहाँ से वो कोडोन डिसाइड होता है, फिर एक एक अमीनो एसिड को tRNA लेकर आएगा अपने आप को चार्ज करके, तो इस तरह से ज्वाइन होकर बनते हैं। तो जनरली हम यही याद रखते हैं कि जो अमीनो एसिड का नेचर है वो स्टैंडर्ड नेचर ये है कि वो L फॉर्म कन्फिगरेशन में फाउंड होते हैं। पेप्टाइड्स जो है उसके एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत आइडिया होना चाहिए क्योंकि पॉलीपेप्टाइड्स तो हमें पता रहते हैं बट पेप्टाइड्स के एग्जाम्पल्स का थोड़ा रफ आइडिया होना चाहिए, जैसे कि वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ग्लूटाथियोन, ये सब क्या है, पॉलीपेप्टाइड नहीं है, ये पेप्टाइड है, यानी कि लेस देन 50 अमीनो एसिड रेसिड्यूज इनको बनाने में यूज़ हुए हैं। तो अप टू 50 अमीनो एसिड रेसिड्यूज क्या बनाते हैं, पेप्टाइड्स। पर अगर 50 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व है कोई भी पेप्टाइड चेन बनाने में, तो वो क्या बन जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन्स।
तो हमारे पेप्टाइड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, राइबोसोमल प्रोटीन्स और नॉन राइबोसोमल प्रोटीन। सो ये हो गया थोड़ा सा हमारा पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। ये आपको बेसिक आपको इतना पता होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और मेंशन करी, एक पॉइंट, कि जो हमारा ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर का होता है। इसके अंदर यहाँ रेजोनेंस होता रहता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से। तो ये डबल बॉन्ड जो है वो पार्शियली इधर उधर शिफ्ट होता रहता है रेजोनेंस की वजह से। तो इसको हम पार्शियल डबल बॉन्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है। उसके बाद मैंने बताया कि ट्रांस कन्फिगरेशन में ये एग्जिस्ट करता है कि एक जो इसका ग्रुप है कार्बन का वो अप साइड है और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन है वो डाउन साइड है। तो ये अपोजिट कन्फिगरेशन हो गई। और ट्रांस कन्फिगरेशन है वो सिस भी हो सकता है इन केस ऑफ प्रोलीन। सिस कन्फिगरेशन क्या होगा कि जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी अप साइड ही होगा, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के सेम साइड होंगे। बॉन्ड ये हमारा, तो दोनों जो ग्रुप हैं वो बॉन्ड के अपोजिट साइड में कन्फिगरेशन ऑक्यूपाई करे हुए हैं। बट अगर इस बॉन्ड के सेम साइड पे दोनों ग्रुप जो हैं या दोनों एटम जो हैं वो अपनी कन्फिगरेशन ऑब्टेन कर लें, तो वो हो जाएगा सिस फॉर्म, चाहे अप साइड ऑफ द बॉन्ड या फिर डाउन साइड ऑफ द बॉन्ड। तो ये सिस फॉर्म कब आ सकती है? जब हमारा प्रोलीन प्रेजेंट हो एन टर्मिनल के साइड। ये क्या है हमारा ट्राइपेप्टाइड, क्योंकि सो होगा क्या, जो प्रोलीन का एन टर्मिनल के साइड अमीनो एसिड होगा वहां पे सिस फॉर्म का पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे जो प्रोलीन है उसके बाद भी अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा वो सी टर्मिनल कहलाएगा, तो इसलिए यहाँ पे तो वो ट्रांसफॉर्म ही बनाएगा। तो ये कैसा होगा पेप्टाइड बॉन्ड? सिस फॉर्म का, ना कि ट्रांस। और इसके लिए कंफ्यूजन के लिए आप ये याद रखिए कि प्रोटीन के लेफ्ट साइड जो है वो एन टर्मिनल है, तो वो उधर ही सिस फॉर्म ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। सिस कन्फिगरेशन होगी यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की। सिस फॉर्म में जो है कन्फिगरेशन में हमारा पेप्टाइड बॉन्ड का एंगल 0 डिग्री हो जाता है, और ट्रांस फॉर्म में हमारा एंगल जो रहता है वो 180 डिग्री रहता है, क्योंकि जो बॉन्ड के अराउंड एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो गया, तो वो हो गया हमारा 180 डिग्री का एंगल। और अगर वो सारे एटम्स जो है वो एक ही साइड में आ गए, यानी कि कार्बन का ऑक्सीजन एटम और नाइट्रोजन के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन एटम है वो एक ही साइड पे आ गए, तो एंगल क्या हो जाता है? 0। तो हमारा सिस फॉर्म में एंगल 0 डिग्री कहते हैं हम, और ट्रांस फॉर्म में 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है और नाइट्रोजन है, तो ये दोनों एटम जो है इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या रखते हैं अपने अंदर? एबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पॉलीपेप्टाइड का। तो हमें पता है कि जब भी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और वाटर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18। सो अमीनो एसिड जो एक होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 128 डाल्टन्स होता है, और अगर उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है तो उसका जो रिमेनिंग वेट हुआ अमीनो एसिड रेसिड्यू तो बचा, पूरा स्ट्रक्चर तो बचा नहीं अमीनो एसिड का, तो उसका वेट हम लेते हैं 110 डाल्टन्स, क्योंकि जो ये आया इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से। तो इससे हमें मिलता है कि अमीनो एसिड रेसिड्यू का एक का वेट हो गया 110 डाल्टन्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1000 अमीनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उसका वेट कितना होगा, तो आप 1000 से 110 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना कि एक अमीनो एसिड के रेसिड्यू का जो वेट होता है वो ऑन एन एवरेज 110 डाल्टन्स होता है। तो 110 डाल्टन्स होने की वजह से जितने भी अमीनो एसिड्स उसमें प्रेजेंट होंगे पॉलीपेप्टाइड चेन में, उसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 110 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि टोटल पेप्टाइड चेन का जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो कितना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रामाचंद्रन प्लॉट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और क्या एंगल्स रहते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, और वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है रामाचंद्रन प्लॉट को समझने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ने से पहले आपको ये एंगल्स पता होने चाहिए कि कौन से एटम जो हैं अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में वो कौन सा एंगल बनाते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड का जो एंगल होता है उसको हम ओमेगा बोलते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि सिस फॉर्म में 0 डिग्री होता है, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन एटम भी इस साइड आ जाता है तो कोई एंगल नहीं बनता, और ट्रांसफॉर्म में 180 डिग्री, जो कि फॉर्म यहाँ पे है। सिस फॉर्म जो है वो अनस्टेबल होती है, इसलिए वो कम पाई जाती है, यानी कि प्रोलीन ही बना पाता है। वो एन टर्मिनल की साइड एक अमीनो एसिड प्रेजेंट हो तो वो उसके साथ सिस फॉर्म बना सकता है। सो ट्रांस कन्फिगरेशन जो है पेप्टाइड फॉर्म की वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करी जाती है। तो वो एंगल जो हम बताते हैं 180 डिग्री, उसको हम ओमेगा बोलते हैं, यानी पेप्टाइड बॉन्ड जो एंगल बनाता है वो ओमेगा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने एंगल सुने अभी तक रामाचंद्रन प्लॉट में फाई एंड साई, तो जो फाई एंगल होता है वो हमारा नाइट्रोजन एटम जो होता है
अमीनो ग्रुप का और जो अल्फा कार्बन, यानी कि वो कार्बन जो अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप को होल्ड करके बैठा है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो उसने जो नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाया है उसके एंगल को हम फाई बोलते हैं, और जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ कार्बन एटम ने बॉन्ड बनाया है उसके एंगल को हम साई बोलते हैं। तो इसको आप याद रखें। सो इसको याद रखने की मेरी ट्रिक ये है कि जो साई का सिंबल है वो कुछ इस तरह से है। तो एक ये सी है और एक ये सी अगर हम मान लें तो सी अल्फा और सी यानी कार्बोक्सिल ग्रुप और एक अल्फा कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो साई बनाता है, और जो फाई एंगल है वो बचा हुआ हमारा ऑब्वियसली नाइट्रोजन और कार्बन एटम जो अल्फा कार्बन एटम है उसके बीच में वो एंगल होता है। तो साई एंगल जो होता है वो कार्बन अल्फा और कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसका एंगल होता है, और जो फाई एंगल होता है वो नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसका एंगल होता है। तो याद रखने की ट्रिक भी मैंने आपको बता दी कि एक सी इधर से और एक सी इधर से, तो ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप और अल्फा कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड है उसका एंगल हो गया। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर वाइज समझाने की कोशिश करी है कि ये एक अमीनो एसिड रेसिड्यू है जिसका मैंने यहाँ पे सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप लिखा है, वो अगले अमीनो एसिड रेसिड्यू के साथ एक पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है, ये उसका ओमेगा एंगल हो गया उस बॉन्ड का, और ये नाइट्रोजन एटम है जो पार्टिसिपेट कर रहा है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में, और ये किस कॉन्फ़िगरेशन में है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में, तो ओमेगा 180 डिग्री है, और इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो रामाचंद्रन प्लॉट में हम जो है इस स्ट्रक्चर का, ये जो पेप्टाइड चेन बनती है उसमें ये जो बॉन्ड्स है वो किस एंगल पे अलाइन है वो समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें पता चले कि एक्चुअल में प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो क्या बन सकता है या क्या रहने वाला है। और जो फाई और साई बॉन्ड होते हैं उनके अराउंड हमारा रोटेशन पॉसिबल होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन या डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में अडेप्ट हो जाते हैं प्रोटीन्स। तो ये जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है वो इसी लीनियर चेन से स्टार्ट होती है, इसीलिए रामाचंद्रन प्लॉट इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें एक आइडिया मिल जाता है प्रिडिक्ट करने का कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक्चुअल में रहेगा क्या और क्या पॉसिबिलिटी है। एक्चुअल में हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, जो कि रामाचंद्रन प्लॉट से हमें पता चलता है। एंड वन मोर थिंग कि जो हमारा रोटेशन हो सकता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो वो हम समझेंगे जब हम डिटेल में से स्टडी करेंगे। बट अभी के लिए आप याद रखें कि जो इसका रोटेशन हो सकता है वो 360 डिग्री तो है, लेकिन जब हम इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकता है। 360 डिग्री रोटेशन में हाफ जो है रोटेशन हम उसको कंसिडर करते हैं पॉजिटिव रोटेशन, और हाफ जो रोटेशन होता है दूसरी साइड उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। तो वही बात आ गई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली। नेगेटिव 180 डिग्री या फिर पॉजिटिव 180 डिग्री फॉर एग्जांपल रोटेशन हो सकता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज दोनों आती हैं। और एक इन्फॉर्मेशन आपकी स्टडी को बूस्ट करने के लिए ये कि जो एंगल हमारा अल्फा कार्बन एटम और आर ग्रुप के बीच में बॉन्ड जो बन रहा है उससे बनता है उसको हम बोलते हैं काई, और ये हमारा प्ले करता है रोल सेकेंडरी नहीं टर्शरी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में या उसकी प्रिडिक्शन में। तो जो हमारे ये साई और फाई एंगल होते हैं ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जब एटम्स का जो कन्फिगरेशन फाइनल होगा इन दोनों एंगल्स के बेसिस पे उससे फर्दर कॉइलिंग होती है या फोल्डिंग होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और फर्दर सेकेंडरी स्ट्रक्चर से जब टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा तो वो हमारा उसमें काई एंगल का रोटेशन इन्वॉल्व होता है। जो हमारा आर ग्रुप है वो किस हिसाब से रोटेट कर रहा है और वो रोटेशन एंगल कहलाता है काई। और हम प्लॉट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम ग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे। तो ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो होता ही है, तो एक्स एक्सिस पे कौन सा एंगल होता है और वाई एक्सिस पे कौन सा एंगल होता है ये हमें पता होना चाहिए। वाई एक्सिस पे हमारा साई होता है जो कि आपको स्ट्रक्चर सिमिलर लग रहा होगा, तो इससे आपको याद करने में ईजी रहेगा कि साई जो एंगल है वो वाई एक्सिस पे हम लोग लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम फाई एंगल लेते हैं। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि कौन सा एक्सिस पे कौन सा एंगल हम कंसिडर करते हैं। सेकेंडली एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो हम एंगल्स ले रहे हैं अगर हम उनको इंटरचेंज कर देंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, तो वो मैं प्लॉट आपको दिखाऊंगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि अगर हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं कि साई की जगह फाई ले लेते हैं वाई एक्सिस पे और फाई की जगह साई ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे, तो क्या होता है। अब ये जो हमारा रामाचंद्रन प्लॉट है वो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे ये वाई एक्सिस है जहाँ पे हमारा एंगल है साई, और यहाँ पे ये पॉजिटिव 180 डिग्री से लेकर नेगेटिव 180 डिग्री है। उसी के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पे हमारा है फाई एंगल, तो फाई एंगल भी 180 डिग्री से लेकर 0 से होते हुए 180 पॉजिटिव तक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये कुछ आर प्लॉट जो है वो इस तरह से दिखता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं। यहाँ मैंने ये जो नंबर्स मेंशन करे हैं ब्लू कलर से वो मैं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये एग्जांपल्स हैं कि कौन सा जो हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो कौन से एरिया में या रीजन में पाया जाता है आर प्लॉट के। सो ये जो ग्रीन रीजन है ये है हमारा अलाउड रीजन है, यानी कि इतने एंगल्स पे रोटेशन अलाउड होता है। और ये हमारा ऑरेंज रीजन जो है ये इसमें पार्शियली अलाउड होता है, यानी कि किसी किसी स्ट्रक्चर में अलाउड होता है और किसी किसी स्ट्रक्चर में नहीं, या किसी कंडीशंस में
अलाउड होता है और किसी कंडीशंस में नहीं। बाकी का जो ये पूरा एरिया रिमेनिंग है वो हमारा क्या है, नॉन अलाउड रीजन। तो यहाँ पे कोई भी रोटेशन इतने एंगल्स पे नहीं होता, यानी कि यहाँ पे जो एंगल का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है फाई और साई का, वो इस वाले अगर हम पॉइंट को कंसिडर करें तो कोई भी यहाँ पे रोटेशन वाला ऐसा कोई प्रोटीन अवेलेबल नहीं है। तो ये जो पॉइंटेड मैंने रिप्रेजेंटेशन इसलिए करी, पूरा फिल नहीं करा क्योंकि जो एंगल्स भी हैं वो इसी तरह से मेंशन किए गए हैं डॉटेड फॉर्म में, क्योंकि ग्राफ में आपको पता है पॉइंट्स ही बना के हम लाइंस कनेक्ट करके बनाते हैं, पर ये एक डेंसिटी वाला ग्राफ हो गया एक तरीके से। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉसिबल रोटेशन दिखे हैं वो है ग्रीन वाला रीजन, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटीन के रोटेशन पाए गए हैं स्ट्रक्चर्स में, कि ये वाले एंगल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर में। फिर उसके बाद ऑरेंज वाला रीजन और फिर ये वाइटिश रीजन। ये येलो रीजन कुछ नहीं है यहाँ पे, बस थोड़ा ये कनेक्टिंग रीजन है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। मेनली आपका इंपॉर्टेंट है इस आर प्लॉट का एक रफ आइडिया होना, ये मैंने रफली बनाया है, आप बुक्स में देखेंगे तो आपको और बेटर समझ में आ सकता है ये वीडियो समझने के बाद। तो यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल्स के लिए मेंशन करें कि कौन से रीजन में कौन से टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड होते हैं, तो ये आपको याद रखने के लिए मैं आगे बताऊंगी। इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा रीजन अलाउड है, कौन सा पार्शियली अलाउड है और कौन सा नॉट अलाउड है, तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे रामाचंद्रन प्लॉट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लाइसिन जो है उसका स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होने की वजह से सबसे ज़्यादा अलाउड रीजन ऑक्यूपाई करता है रामाचंद्रन प्लॉट पे, यानी कि इसके बहुत सारे रोटेशनल एंगल्स के कॉम्बिनेशन जो हैं वो पॉसिबल हैं, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है। वहीं बात करें प्रोलीन की, तो प्रोलीन जो है बल्कि है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर रहता है, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, सबसे कम है, लीस्ट फ्लेक्सिबल है, तो इसलिए सबसे कम एरिया ऑक्यूपाई करता है आर प्लॉट पे। उसके अलावा डिफरेंट अमीनो एसिड्स के जो टाइप्स हैं, तो उनमें कौन सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर सकता है और कौन सबसे कम, उसके लिए मैंने एक पॉइंट लिखा है कि आर प्लॉट पे ग्लाइसिन जो है वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है। उसके बाद जो है वो अनब्रांच्ड अमीनो एसिड्स आते हैं, फिर आते हैं हमारे ब्रांच्ड अमीनो एसिड्स, देन हमारा आता है प्रोलीन, और प्रोलीन से भी कम हमारा होता है अल्फा मिथाइल वलीन। तो ये क्वेश्चन आ चुका है PYQs में काफ़ी पहले, तो ये पॉइंट एक एडेड पॉइंट है रामाचंद्रन प्लॉट में जिस पे फोकस किया जाता है अब जब पढ़ाया जाता है CSIR नेट के लिए। तो ये एक सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अब जैसे कि हमें पता है कि जो अमीनो एसिड्स हम इसमें लेते हैं आर प्लॉट में वो होते हैं एल फॉर्म के, क्योंकि वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, राइबोसोमल प्रोटीन्स में वही पाए जाते हैं, तो उसी को कंसिडर करके ये आर प्लॉट बनाया गया है। तो इसमें जो डी फॉर्म अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें डी फॉर्म क्या होती है, एल फॉर्म की मिरर इमेज ही तो होती है, तो जब हम उसके स्ट्रक्चर को ही मिरर इमेज बता रहे हैं तो उनका रोटेशन भी मिरर इमेज के थ्रू होगा, कि अगर एल फॉर्म में जो चीज़ हमें क्लॉकवाइज दिख रही है वही डी फॉर्म में हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, क्योंकि वो उसका क्या है, मिरर इमेज है। डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स हैं वो मिरर इमेज की तरह ही दिखेंगे प्लॉट में भी। तो डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स को हम कैसे देख सकते हैं प्लॉट में, तो जो ये डी फॉर्म है उसमें क्या होगा, ये जो मिरर इमेज कैसे बनेगी, ये वाला जो क्वाड्रेंट में रीजन हमें दिख रहा है वो आ जाएगा इस रीजन में, और ये वाला रीजन आ जाएगा इस रीजन में, तो ये बिल्कुल उल्टा फुल्टा हो जाएगा, और ये वाला रीजन आ जाएगा इस वाले रीजन में, तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस वाला एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स का आर प्लॉट कुछ उल्टा दिखेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, ये सेकंड, ये थर्ड, एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना आपको मैथ्स में पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि ये वाला जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से एक्सचेंज हो जाता है, जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट से एक्सचेंज हो जाता है, तो फिर ये डी फॉर्म में कुछ उल्टा इस तरह से दिखता है मिरर इमेज की तरह। सो ये आ जाते हैं हमारे आर प्लॉट पे, जो हमने यहाँ पे 1 2 3 से लेकर 7 तक मेंशन करे हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के डिफरेंट फॉर्म्स को। ये जो अलाउड रीजन है जो मैंने ग्रीन डॉटेड से करा है मेंशन, यहाँ पे जो फर्स्ट जो शो कर रहा है, यानी कि कुछ इस पोजीशन पे हमारा कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स पाया जाता है, उसके स्ट्रक्चर का जो पॉसिबल रोटेशन -51 फाई पे और +53 साई पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे वो पॉसिबल है। तो ये एंगल्स लर्न करना इंपॉर्टेंट है कि ये पैरेलल बीटा शीट में फाई और साई की वैल्यू है -119 एंड +113 रिस्पेक्टिवली। तो पैरेलल बीटा शीट जो है हमारा सेकंड नंबर, वो कहाँ पे हम देख सकते हैं, ये कुछ इस रीजन में। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स पाया जाता है, इस पॉइंट पे हमारा पैरेलल बीटा शीट पाई जा सकती है, यहाँ पे एंटी पैरेलल बीटा शीट पाई जा सकती है, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे ये हमारा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इस रीजन में पाया जा सकता है, 310 हेलिक्स जो है वो यहाँ पे पाया जा सकता है, ये जो 7 नंबर है यहाँ मैंने मेंशन करा है। और फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, जो कि कुछ यहाँ पे पाया जाता है। और उसके अलावा हमारा बचा राइट ट्विस्टेड बीटा शीट, वो हमारा कुछ यहाँ पे पाया जा रहा है, यहाँ पे मैंने 6 लिखा है। तो ये हमारा पोजीशंस कुछ रामाचंद्रन प्लॉट पे हमें पता होनी चाहिए कि कौन से प्रोटीन स्ट्रक्चर कहाँ पे लाई कर रहे हैं आर प्लॉट पे, और उसके साथ साथ उनके एंगल्स भी लर्न होने चाहिए। एटलीस्ट ये 7 तो आपको लर्न होने चाहिए। 310 हेलिक्स पे क्वेश्चन भी आया था पिछली बार, ये आपको एंगल्स याद होने चाहिए, सारे मैंने मेंशन करे हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि
राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स को, क्योंकि आप देख रहे हैं ये 5 वाला बिल्कुल आइसोलेटेड से रीजन में पाया जा रहा है। तो इसका जो हम मिरर इमेज निकालेंगे तो इस रीजन को हम मिरर इमेज निकालने में हमें पता चलेगा कि इस रीजन में हमारा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की डी फॉर्म है। तो ये मिरर इमेज का ही ये हमें पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये जो मैंने 5 से मेंशन करा है। तो दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड कि ये हमारा डी फॉर्म ऑफ राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, या फिर हम लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बोल सकते हैं। तो इसको तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स हमारा पाया जाता है इस साइड में जो लेफ्ट साइड ऑफ प्लॉट है, और ये हमारा राइट साइड ऑफ प्लॉट में लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स पाया जा रहा है, जो कि मिरर इमेज है एक दूसरे की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डी फॉर्म में मिरर इमेज की तरह अपीयर होते हैं प्लॉट पे। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है उसकी चीज़ें यहाँ आ जाती हैं और इस वाले क्वाड्रेंट की चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। तो इस तरह से आपको ये एंगल्स लर्न होने चाहिए। और ये था हमारा आर प्लॉट के बारे में। एटलीस्ट आपको इतना तो पता ही होना चाहिए आर प्लॉट के बारे में। ये बेसिक था आर प्लॉट का। और इसमें जो मैंने स्ट्रक्चर्स अभी बताए आपको, अल्फा हेलिक्स और 310 एंटी पैरेलल बीटा शीट, पैरेलल बीटा शीट, इनको हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपके लिए इतना काफ़ी है कि आप रामाचंद्रन प्लॉट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ, लेट्स मेक अ डिफरेंस।